नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है इस वक्त की। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। इस बार श्रीगंगानगर में एसीबी ने यह कार्रवाई की। सेतिया चौकी का घूसखोर एएसआई गिरफ्तार। 6000 की घूस लेते कुलविंदर सिंह को एसीबी ने ट्रैप किया। मारपीट मामले में नाम निकलवाने के एवज में इसने 6000 की घूस ली थी, लेकिन एसीबी का शिकंजा इस एएसआई पर। एसीबी ने दलाल विक्की उर्फ दागी को भी इधर दबोचा है। 4000 रुपए कल सत्यापन के दौरान लिए गए थे। परिवादी से मारपीट के मामले में नाम निकलवाने के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। 20,000 की रिश्वत की डिमांड की थी इसने। सत्यापन के दौरान सौदा तय हुआ, 10,000 में बार्गेनिंग हुई। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, बार्गेनिंग हुई, बाकायदा 20,000 की डिमांड की गई, 10 में सौदा तय हुआ, 6,000 पहली पेशगी के तौर पर इन एएसआई महाराज को दिए गए, लेकिन एसीबी का शिकंजा इस एएसआई पर। क्या ये पूरा मामला, किस तरह से कार्रवाई की गई? बिल्कुल, एसीबी का शिकंजा बिल्कुल वाजिब फंसा। और देखिए, सबसे खास बात है कि 4 तारीख को परिवादी मोहनलाल ने एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज कराई और अगले ही दिन यानी कि 5 तारीख को शिकायत का सत्यापन किया गया। और सत्यापन के दौरान ये फैक्ट सामने आया कि 20,000 रुपए जो एएसआई के द्वारा मांगे जा रहे थे वो सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ और साथ में 4,000 रुपए बतौर एडवांस भी लिए गए एक दलाल विक्की उर्फ दागी के द्वारा। लेकिन आज जब फाइनल जो दूसरी किस्त दी जा रही थी 6,000 रुपए की, उसको लेते हुए रंगे हाथी न केवल घूसखोर एएसआई कुलविंदर सिंह को बल्कि उसके दलाल विक्की और दागी दोनों को एसीबी के द्वारा दबोच लिया गया है। दरअसल परिवादी मोहनलाल थे, उनके एक बेटे का कोतवाली थाने में मामला दर्ज था। उसमें एक अन्य बेटे का भी मामला दर्ज था जिसके जांच अधिकारी घूसखोर एएसआई कुलविंदर सिंह थे, जिन्होंने उस बेटे के नाम निकालने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत परिवादी मोहनलाल से मांगी थी। जब फाइनली सौदा बार्गेनिंग पर आया और बार्गेनिंग में सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ और आज फाइनली 6,000 रुपए की किस्त लेते हुए एसीबी चौकी के डिप्टी एसपी वेद प्रकाश लखोटिया की टीम ने घूसखोर एएसआई कुलविंदर सिंह और उसके दलाल विक्की उर्फ दागी दोनों को दबोच लिया गया है और फिलहाल दोनों के खिलाफ ट्रैप। एक लाइन में बताइएगा, आपने 2 तस्वीर भेजी है, एक सफेद टी शर्ट में एक व्यक्ति बैठा है, एक काले कपड़ों में बैठा है। इनमें से एएसआई कौन है? बिल्कुल, ये जो ब्लू टी शर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं, शुक्रिया अशोक, पता होना जरूरी है दर्शकों को। ब्लू टी शर्ट में व्यक्ति देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट के कगार पर खड़ा है, लेकिन वर्दी का सौदा कर दिया इसने और 10,000 में इसने अपना ईमान बेचा। 6,000 की घूस लेते, 4,000 पहले पहुंच गए थे इसके पास, 6,000 की घूस लेते कुलविंदर सिंह इसका नाम है। ट्रैप किया एसीबी ने। और करौली में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने यहां भी एक एएसआई को ही, एक एएसआई पुलिस वाला खाकी वर्दीधारी, इसे घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया। नादौती के कस्बा शहर पुलिस चौकी के एएसआई सुरेश चंद्र को गिरफ्तार किया। एसीबी ने यह कार्रवाई की। 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी डीएसपी अमर सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। तो देखिए, 2 जगह अलग अलग जगह कार्रवाई की गई और दोनों जगह एएसआई को ट्रैप किया है। यहां पर एएसआई सुरेश चंद्र को ट्रैप किया है। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। शाम को मेरे वहाँ पर आए थे दुकान पर और मेरे से कहा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरे को 5,000 रुपये दो पैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। दिनांक 5 तारीख को जब मैं वहाँ मिला था, उन्होंने लिखित में शिकायत दी थी हमें, जिसमें हमने सत्यापन कराया तो 5,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। जिसके अनुसरण में आए दिनांक 6/5/2022 को पुलिस चौकी शहर पर उन्होंने परिवादी से 5,000 रुपये लेकर फाइल में रखवा लिए थे। फाइल रखी हुई थी टेबल पर, उसमें रुपये पैसे रखवा लिए और पूछा कि आपका काम हो गया है, आप ज़्यादा परेशान मत हो। इतने में परिवादी ने हमें इशारा किया तो हमने उससे बताया परिवादी के पैसे फाइल में से पैसे रखवा कीजिए। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, नोटों के बंडल हैं, 1 2 नहीं, पूरी 30 गड्डियां हैं, वो भी 2,000 के नोटों की। और ये मिले हैं अजमेर की आना सागर झील से। जी हां, जैसे ही ये खबर मिली कि आना सागर झील में नोटों की गड्डियां तैर रही हैं, फौरन मौके पर गंज थाना पुलिस पहुंची और झील में से नोटों की गड्डियों को बाहर निकाला गया। 2,000 के नोट की करीब 30 गड्डियां मिलने से हर कोई हैरान हो गया। नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ था
और दिखने में बिल्कुल असली भी लग रहे थे। पानी में रहने से कई गड्डियां पूरी तरह से गल गई। पुलिस ने सभी गड्डियों को कब्जे में लेकर थाने ले गई। लीड बैंक मैनेजर को सूचित कर दिया गया, जिससे नोटों की असलियत का पता लगाया जा सके कि नोट नकली हैं या असली। इसके साथ ही नोट झील में कैसे पहुंचे और किसने फेंके, अब इसकी पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आदि सूचना पे मौके पे पहुंचे। मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो अजमेर से खबर है, अजमेर से तस्वीरें हैं। 2000 रुपये के नोटों की गड्डियां मिली हैं आना सागर झील में तैरती हुई। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजमेर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभिजीत, तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन ये नोट असली हैं या नकली, इसका क्या खुलासा हो पाया अभिजीत अब तक? देखिए सुमित, अभी तक जो है पुलिस इस पर प्रमाणित तौर पर नहीं कह रही है कि ये नोट असली है या नकली, लेकिन प्राइमा फेसी जो नोट देख रहे हैं, जिसको छपाई है, वो छपाई जो है वो इस बात को इंगित करती है कि ये संभवतः नकली नोट हो सकते हैं, क्योंकि जिस बड़ी संख्या में देखिए करीब 30 के आसपास गड्डियां जो हैं वो पानी में एक थैली के जरिए तैरती हुई पुलिस को मिली हैं और जब इनको निकाला है, हालांकि लीड बैंक मैनेजर के जरिए पुलिस इस बात को आधिकारिक रूप से स्थापित करेगी कि ये बैंक के ये जो नोट हैं ये असली हैं या नकली हैं, लेकिन जो इनकी छपाई का जो आकार है, विकार है, जिसके अंदर जो चीजें अंकित लिखी हुई हैं, वो इस और इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं एक नकली नोटों की बड़ी खेप थी जो यहाँ पर बाजार में चलाने की मंशा के साथ कोई लाया होगा, लेकिन किसी न किसी भय के डर के कारण, क्योंकि लगातार अभी अजमेर जिले में कुछ वारदातों के चलते पुलिस जो है रात्रि को भी अब गश्त कर रही है और हर पॉइंट्स पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इस लिहाज से हो सकता है कि कोई अपराधी, कोई गिरोह जो है इन नोटों को झील में फेंक कर चला गया हो। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है कि नोट असली है या नकली, लेकिन प्राइमा फेसी जो नजर आ रहा है वो यही है कि ये नोट नकली हो सकते हैं। चलिए हम ये भी मान लेते हैं अभिजीत नोट नकली हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस बड़ी खेप को यहाँ पर चलाने की कौन फिराक में था। हालांकि पुलिस अब अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन वो जो भी अपराधी था, आरोपी था, वो नोट फेंक कर गया, उसके बाद पुलिस के हाथ लग गया। ऐसे न जाने कितने नोट चल चुके होंगे मार्केट में, या फिर कितने चलाए जाने की कोशिश होगी अभी। देखिए अजमेर में नकली नोटों की खेप जो है वो इससे पहले भी पुलिस की लगातार कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी भी गई है, बरामदगियां भी हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, नेपाल से कनेक्शन भी जोड़े गए हैं। दरगाह इलाके में कई बार नकली नोटों की खेप के साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अभी हालांकि पुलिस की जांच जारी है और निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखने की बात होगी, लेकिन चूंकि ये चिल्ड्रन बैंक इन नोटों पर लिखा हुआ नहीं है सुमित, इसलिए ये समझ में साफ तौर पर आता है कि ये जो नोट हैं ये असली और नकली के बीच में है। शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में अब बात मौसम की, जो मरुधरा में लगातार बदल रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां धूल भरी तेज आंधी चली। इस आंधी से चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां आंधी के साथ साथ बारिश का भी दौर चला। इस बदले मौसम से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। बात भरतपुर की कर लेते हैं, जहां ग्रामीण इलाकों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। कई इलाकों में तेज रफ्तार से धूल भरी आंधियां चल रही हैं, जिसके कारण पेड़ और कच्चे मकान धराशायी हो गए। तेज हवाओं के साथ चारों तरफ छाए धूल के गुबार ने मौसम बदल दिया। हालांकि बदले मौसम से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन धूल भरी आंधियों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, मौसम का मिजाज बदला हुआ, क्या कह रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि अगले 2-3 दिन जो है मौसम बदलेगा और एक साथ कई किलोमीटर की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चलेंगी, और उसी का जो मौसम विभाग की चेतावनी जो है वो संकेत दिए थे वो आज सही निकली और आज कई किलोमीटर की रफ्तार से
तेज धूल भरी जो आंधी है वो चली और उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कई जगह बिजली जो है वो गुल हो गई, क्योंकि विद्युत पोल भी कई जगह धराशायी हुई है और कई जगह पेड़ धराशायी हुए हैं, कच्चे मकान थे वो भी धराशायी। हालांकि धूल भरी आंधियों के बाद में बारिश का जो मौसम था वो बारिश होने लगी और बारिश भी काफी तेज थी, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई और अब लोगों ने जो है राहत की सांस ली। लगातार जो गर्मी और उमस पड़ रही थी सुमित, उससे अब लोगों को निजात मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले धूल भरी आंधी। जानकारी के लिए दौसा जिले में आज दोपहर में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। अचानक यहां तेज हवाएं चलने लगी और धूल का गुबार उठने लगा। थोड़ी देर की आंधी के बाद कई जगहों पर बारिश भी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी इलाके में काफी देर तक बारिश हुई। वहीं दूसरे इलाकों में कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश हुई। इधर मौसम में बदलाव आने से तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खबर जयपुर से है। जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले नेपाली बदमाशों का गिरोह आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नेपाल जाने से ठीक पहले इन्हें भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक से धर लिया गया। अफसरों का कहना था कि अगर नेपाल में एंट्री कर जाते तो इन्हें वापस लाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता। गनीमत ये रही कि पहले ही हाथ लग गए। लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया है। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि डकैती की बड़ी वारदात घटित होने के बाद पुलिस की 7 से 8 स्पेशल टीम बनाई गई और सभी टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम ने केवल हाईवे पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का काम किया। पुलिस के हाथ में सबसे बड़ा सुराग आगरा रोड स्थित टोल पर लगे हुए सीसीटीवी से लगी, जिसमें 2 संदिग्ध कार में डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागते हुए नजर आए। नेपाल भागने की संभावना को देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की टीम भेजी गई। पुलिसकर्मियों ने न केवल मुखबिर तंत्र को मजबूत किया, बल्कि टेक्निकल पुलिसिंग के साथ ही ट्रेडिशनल पुलिसिंग को अपनाते हुए बदमाशों तक पहुंच गए। की रात को करणी विहार थाना क्षेत्र के अंदर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस से सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पर मौके की जितनी कार्रवाई हो सकती है एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, परिवादी से बात की गई तो ये निकल के सामने आया कि उनके घर में रहने वाले नौकरों ने बाहर से कुछ अन्य नेपालियों को बुलाकर उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, काफ़ी बड़ी वारदात थी जयपुर सिटी के अंदर, उसको देखते हुए वेस्ट ज़िले की पूरी पुलिस, चाहे वो डीएसटी टीम हो, अपने थाना की टीम हो और वेस्ट ज़िले की पूरी टीम की विभिन्न टीमों को इसमें बनाया गया। कुछ टीमों ने घटना स्थल पर इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, कुछ ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे, कुछ ने घटना का बीटीएस उठा के वहाँ का जितना भी डाटा एनालिसिस था वो किया गया। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि जितने भी नौकर, 5 नौकर इस पीड़ित परिवार के घर पर थे, वे सभी नेपाली थे। हिस्ट्री शीटर देवा गुजर की हत्या के 25वें आरोपी भैरू गुजर को एसआईटी ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रावत भाटा कोर्ट में पेश किया। एसआईटी ने कोर्ट से भैरू गुजर की 9 मई तक की रिमांड ली है। रिमांड अवधि में भैरू गुजर से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि देवा गुजर हत्याकांड में एसआईटी ने भैरू गुजर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। भैरू गुजर हत्या का दूसरा मुख्य आरोपी है। झालावाड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पिकअप ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। घायलों का डग सीएचसी में अब इलाज चल रहा है। सभी मृतक डोली सरना गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। रफ्तार का कहर झालावाड़ में, घायलों का डग सीएचसी में इलाज चल रहा है। 2 बाइकों को एक पिकअप ने टक्कर मारी, जिसके बाद ये हादसा। 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। खबर बाड़मेर से है, जहां खुदकुशी से सनसनी फैल गई। एक मां ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। 3 बच्चों के साथ मां ने टांके में छलांग लगा दी और डूबने से महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। बायतू थाना इलाके के अकदड़ा गांव की यह घटना है।
बायतू थाना क्षेत्र में आगदड़ा गांव की इतला अभी सुबह पुलिस को इतला मिली थी, तो मौके पे अभी एसएचओ पहुंच गए हैं और महिला और उसके 3 बच्चियाँ थी, उनकी बॉडी टाँके में है। तो अभी प्राइमा फेसी हमने पीर पक्ष को इतला दी है और पीर पक्ष के आने के बाद में जैसी भी जो अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। अभी उसके 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और पति क्या काम करता है नहीं करता है, वो कहाँ था, वो अभी सब चीज़ें अभी पता कर रहे हैं, अनुसंधान। बच्चे मृतका की एज है 27-28 साल और 4 बच्चे हैं, जिसमें 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, तो बच्चे छोटे ही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सब हुआ। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह का तनाव है ये पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान की छवि एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, लेकिन उसे अपराधों दंगों की राजधानी में बदल दिया गया है। 7 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज होने से राजस्थान की शांति को खतरा दिखाई देता है। हमारे साथ राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हैं। सर, आपने कहा कि राजस्थान को दंगिस्तान बना दिया गया है, लेकिन अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि दंगा हमने होने नहीं दिया, ना राजगढ़ में हुआ, ना करौली में हुआ, ना जोधपुर में हुआ। इस पर क्या कहेंगे? करौली में तो पूरा जनता ने देखा है, और जिस तरीके से पथराव हुआ, पहले सीएलजी की मीटिंग होती है, उसमें शांतिपूर्ण जुलूस की सहमति होती है, और उसके बाद आज भी एक लड़का ज़िंदगी और मौत से जयपुर में लड़ रहा है। जो जोधपुर की घटना है लगभग वैसी घटना है, जिसमें बच्ची से छेड़छाड़, दुष्कर्म से लेकर जो लोगों को चोटें पहुंचाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, तलवार लहराई गई। मैं खुद प्रत्यक्ष उन लोगों से मिल के आया हूं, तो जो सामने आंखों पर देखी है उसको इनकार कैसे करेंगे। लेकिन साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी वहाँ पर हिंसा हुई इन तमाम जगहों पर, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। वो किस बात का इंतजार कर रहे थे कि खुद के उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके से एक शांतिपूर्ण शहर है उसमें आग लग जाए। करौली में कभी नहीं हुआ था, जोधपुर में कभी नहीं हुआ था। एक लंबी फहरिस्त है एक के बाद एक। इस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके का तनाव हुआ है ये कभी नहीं होता था। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। तो मुझे लगता है कि केवल उनकी बातें सियासी हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके का दृश्य है वो डरावना भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। शादी के निमंत्रण पत्रों में भी अब ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए मांग उठने लगी है। दौसा के सोनड़ गांव के रहने वाले रवि सोनड़ नामक युवक की शादी के कार्ड पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है। रवि सोनड़ नाम का ये युवक कांग्रेस कार्यकर्ता है और उसकी 9 मई को शादी होने वाली है। रवि का कहना है कि दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी शादी के कार्ड में लिखा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में अपनी भागीदारी निभाएं। ऐसा नहीं है कि दौसा में केवल रवि सोनड़ ने ही अपनी शादी के कार्ड में इस तरह का जागरूकता मैसेज आया हो। इससे पहले भी अनेक युवाओं ने इस तरह का जागरूकता का मैसेज देने के लिए शादियों के कार्ड में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग की है। शादी के निमंत्रण पत्र में इस तरह का जागरूकता मैसेज छपवाने वाले युवक रवि सोनड़ से बात की संवाददाता आशीष शर्मा ने। पूर्वी राजस्थान की मजबूरी है, ईआरसीपी जरूरी है। ईआरसीपी को लेकर दौसा से जयपुर तक और जयपुर से दिल्ली तक राजनीति हो रही है, लेकिन ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पा रही है। ऐसे में जन जन की जागरूकता के लिए अलग अलग तरीके के माध्यम अपनाए जा रहे हैं। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जो यहाँ के एक युवा हैं दौसा के रवि सोनड़, इनकी 9 मई को शादी होने जा रही है। इन शादी में इन्होंने एक कार्ड छपवाया है और इस कार्ड में लिखा है ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में अपनी भागीदारी निभाए। इस तरह का इन्होंने संदेश दिया है। और जो कार्ड में जो रूट का एक जो पेज है इसमें भी लिखा गया है कि अपनी भागीदारी निभाए ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में। ऐसे में उद्देश्य एक ही है कि लोग जागरूक हो ताकि यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। हमारे साथ रवि सोनड़ है जो 9 तारीख को दूल्हा बनेंगे।
क्या सोच लेकर आपने इस कार्ड को ऐसे छपवाया है? हमारे जो पूर्वी राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। वो समस्या तब पूरी होगी जब खत्म होगी जब यहाँ पूर्वी राजस्थान में पूरी ये नहर परियोजना आ जाएगी। अब जो केंद्र सरकार है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और ये तब घोषित होगी जब हमारे जो प्रत्येक किसान, प्रत्येक युवा इस मुद्दे को उठाएगा ज़मीनी स्तर से और इस मांग को पूरी करवाने में अपनी भागीदारी निभाएगा। तो हमारी यही मांग है, हम धरातल पर इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। हमारा नया प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित हो। तो पानी की समस्या है जिसके कारण हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर पड़ी है। वो जो ज़मीन सिंचित हो जाएगी तो हमारे युवा किसान सब संपन्न हो जाएंगे और रोज़गार की बेरोज़गारी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ हमने इस अभियान की शुरुआत की है, जागरूकता अभियान की। आप सभी साथी इससे जुड़े और इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में अपनी भागीदारी निभाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राजधानी में दौड़ते वाहनों की लंबी कतार और छोटे होते फुटपाथ, पैदल चलना दुश्वार हो गया है। सच तो यह है कि पैदल यात्रियों के मन में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। राजधानी जयपुर में सड़कें तो चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन उनके किनारे सिमटते जा रहे हैं। जो फुटपाथ है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। परकोटे के भीतर के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। लिहाजा पैदल यात्रियों की डगर बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है, जिसके बीच आम आदमी का सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। राजस्थान में सड़कों को व्हीकल फ्रेंडली तो बनाया जा रहा है, लेकिन पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को सड़क पर पैदल चलने में डर लगता है, मन में हादसे की आशंका बनी रहती है। रास्ता तो है लेकिन भीड़ आती है ना ज्यादा। अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, के लिए अलग से कोई स्थिति नहीं है। हाँ, क्या करे भाई, ये ऐसे तो नहीं, अब क्या करे। मैं परेशानी तो आती है सभी को। फुटपाथ होना चाहिए। तो फुटपाथ जो है वो खाली है, अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण नहीं है। देखो तो हटाना चाहिए, हटाना चाहिए उसको। तो वैसे तो बहुत ज्यादा डर लगता है निकलने में। फुटपाथ खाली नहीं है। फुटपाथ कहाँ है, खाली देखो कैसे कचरा पड़ा है, निकलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं। तो थे गवर्नमेंट ने कि फुटपाथ पे चलेंगी पब्लिक, पर ऐसा है कहाँ। ज्यादा से ज्यादा ठेले रहते हैं, बहुत हालत खराब है यहाँ। बड़ी भीड़ रहती है, चौपड़ से रामगंज बाजार, घाट गेट वगैरह, इतनी बहुत बुरी हालत है यहाँ। पैदल नहीं चल सकता, बहुत बुरी हालत। निगम के प्रवर्तन अधिकारी कहते हैं कि समय समय पर सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर अवैध कब्जा हो जाता है। ऐसे में निगम आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए फुटपाथों पर अतिक्रमण किए लोगों के खिलाफ अभियान चलाएगा। जयपुर नगर निगम जो हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र है, इसमें फुटपाथ को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और ये जो आम लोगों की वो भी आती हैं, इसमें शिकायतें भी आती हैं, क्योंकि एक कंजेस्टेड शहर है और यहाँ पर पॉपुलेशन की जो है वो भी एक ज़्यादा है। तो फिर भी जो है नगर निगम द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते रहते हैं और इसको लेके और भी पब्लिक के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग को लेके अभियान चलाएंगे और इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। सिर्फ अतिक्रमण हटाने से ही फुटपाथ खाली हो जाएंगे या समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत है शहर की कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट प्लान की, जिसमें सड़कों को सिर्फ व्हीकल फ्रेंडली बनाने की बजाय इसमें पैदल यात्रियों की सुविधाओं की भी फिक्र हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के बरड़िया गांव में देर रात निकली भगवान चारभुजानाथ की बिंदौरी में पूरा गांव उमड़ पड़ा। यहाँ ठाकुर जी की बिंदौरी के दौरान ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा था। इस गांव में जहाँ जहाँ से बिंदौरी गुजरी, लोगों ने स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। आपको बता दें कि बरड़िया गांव में भगवान चारभुजानाथ का विवाह समारोह आयोजित किया गया और इसी दौरान शाही लवाजमे के साथ हाथी पर ठाकुर जी की बिंदौरी निकाली। चारभुजा मंदिर से शुरू हुई ठाकुर जी की बिंदौरी राम मंदिर, नीम चौक, बस स्टैंड, माताजी मंदिर और पीपली चौक होते हुए पुणे चारभुजा मंदिर पहुंची। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इस न्यूज हेडलाइंस के